हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बता दें कि आज हम लोग साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, साइंस का अगर आप परिभाषा नहीं देखे हैं, साइंस का डिफिनेशन अगर नहीं देखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बताया हुआ है कि साइंस क्या है ना, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर किस तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइंस में क्या पढ़ना होता है साइंस, तो इस बारे में आप जा कर के जान सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं 10th का, जिसमें से मेरा फर्स्ट जो चैप्टर दिख रहा है आपको, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये जो अध्याय 1 है, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो जो चैप्टर का जो नाम दिया हुआ रहता है ना, क्योंकि वो नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नाम दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो ये पूरा जो चैप्टर होगा इसी पे आधारित होगा। बात समझ में आ रहा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसका फिर समीकरण देखने वाले हैं और फिर इससे रिलेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्त, मैं बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने के लिए, है ना, ये समझने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या जानना ज़रूरी है। देखिए दोस्त, सबसे पहले जो है, अगर आप रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ही छोड़िए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चूँकि ये जो लेसन जो दिख रहा है वो है केमिस्ट्री का है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये जानते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ये जितने भी केमिस्ट्री जानने वाले लोग हैं सभी को ये जानना चाहिए। तो देखिए, हमने कुछ नोट किया है। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये तत्व का नाम है। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर जो है 118 तत्व से ज़्यादा तत्व की खोज हो चुकी है ना। लेकिन उतना सारा तत्व अभी आपको याद नहीं रखनी है, बट अभी जो 10th क्लास में आपका जो यूज़ होने वाला है ना, उसमें से मैं सिलेक्ट करके आपके लिए लाया हूँ। आप देख सकते हैं। देखिए, जैसा कि मेरा दिख रहा है, परमाणु संख्या यहाँ पे लिखा गया है मेरा, है ना, और ये तत्व का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे और आपका संकेत लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट में है, याद रखिएगा, जब भी इसको याद करिएगा ना, तो जिस तरह से लिखा हुआ है, अगर परमाणु संख्या 1 में हाइड्रोजन है तो इसी तरह से याद करना है। संकेत इसका H दिख रहा है आपको। इसी तरह से परमाणु संख्या 2 में अगर हीलियम दे रखा है तो He है, तो आपको भी इसी तरह से याद रखना है। अब जा कर के देखिएगा, हमने क्या किया है, 20 तक कंटिन्यू रखा है ना, क्योंकि आपको यही सब में से ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपको तत्व के बारे में नहीं मालूम रहेगा तो आप केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले केमिस्ट्री सीखने के लिए जो है सो सबसे पहले इन तत्वों को याद करना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी आपको केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो देखिए, उसके बाद 21, 23, 24, 26, 28 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो इसका ले सकते हैं। चलिए, ये हम जो है सो आगे इसका बात करते हैं। तो देखिएगा, देखिए निकेल लिखा हुआ है लास्ट में। तो चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं आगे। देखिए, ये लिखा हुआ है, फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने दिख रहा है 29 में कॉपर, तांबा है, Cu, है ना। तो इतना जो है सो आपको कम से कम याद होना चाहिए। देखिएगा, 34 के बाद 35 हमने लिया, 36 लिया, 37 आ गए, सीधा 40 आ गए, 47 आ गए। तो देखिए, जो छोड़े हैं ना, वो सब में भी तत्व है, लेकिन वो सब अभी मतलब आप अगर नहीं याद रख पाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं। कम से कम इतना जो सिलेक्ट कर दिए हैं, कम से कम 118 में से समझिए ना 50 या 55 के लगभग में होगा जिसको आपको याद करना चाहिए। और यही सब आपको जो है सो लेसन में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए दोस्त, इसके साथ मैं बता दूं कि देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी है 2 तत्व लिखा हुआ है, यूरेनियम तक हमने लिया है ना। तो देखिए, जब भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इन तत्वों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब तत्व है जो कि बार बार घूम करके आता है। देखिए, अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी ज़ोर से बारिश हो रही है, आपको तो आवाज़ भी जा रही होगी, है ना। तो चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या करना चाहिए। तो इसके बाद क्या है कि जब भी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ना, तो इन तत्वों के बारे में तो जानना ही है, उसके अलावा कुछ अणुसूत्र होता है, जैसे कुछ पदार्थ होता है जो आपको बार बार आएगा चैप्टर में। अगर आप इसको याद कर लेते तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो फिर चैप्टर में आपको मिलते रहेगा, है ना, उसका अणुसूत्र वगैरह, तो आप वहाँ भी याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ जो बार बार यूज हुआ है केमिस्ट्री में, उसको हमने शॉर्ट आउट किया है। देख सकते हैं आप, बिना बूझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, इसका अणुसूत्र Ca वो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। उसके बाद है बूझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, ये सब जो है ना, इसका एक पार्टिकुलर चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, तो उसमें हम लोग सीखेंगे। लेकिन अगर आप याद करने में सक्षम है तो आपको वो सब चैप्टर
पढ़ने में आसानी हो जाएगी, है कि नहीं। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ अनुसूत्र लिखा हुआ है जिसको हमने सॉर्ट आउट किया है, आप देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं। पदार्थ का नाम लिखा हुआ है, अनुसूत्र लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसका, है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो है ना देख करके आप कॉपी पे पहले नोट कर लीजिएगा और इसको जो है सो याद करने का कोशिश कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और दिखाते हैं। देखिए तो यहाँ तक जो है सो आपको जो है ना, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़िएगा ना तो आपको कम से कम तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। हम आ चुके हैं अपना फर्स्ट लेसन पे, है ना, जिसका नाम है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, ठीक है ना। तो देखिए आपको दिख रहा होगा रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आप समझ पा रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया, पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है ना। देखिए हम लोग ना अक्सर अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे अभिक्रियाओं को देखते रहते हैं, है ना। लेकिन बात ऐसा है कि पहले समझना होगा कि होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए दरअसल होता ऐसा है ना, कहने का मतलब है कि जब मतलब जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए दो यौगिक है ना, दो या दो से अधिक यौगिक जब आपस में मिल करके या फिर दो या दो से अधिक तत्व जो है सो आपस में मिल करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे लिए हुए हैं बिना बूझा हुआ चूना, है ना। एक है आपका बिना बूझा हुआ चूना को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बूझा हुआ चूना बनता है। देखिए बिना बूझा हुआ चूना होता है CaO। अगर इसको हम लोग H2O मतलब जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaOH2 बन जाएगा, मतलब बूझा हुआ चूना बन जाएगा। और इस अभिक्रिया जो होगी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो देखिए इसमें हम ये समझाने का प्रयास किए हैं, ये यहाँ पे एक आपको तत्व दिख रहा है CaO और H2O दिख रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, आपस में अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है कि नहीं। देखिए इसी को तो यहाँ लिखा गया है कि दो या दो से अधिक, यहाँ पे भी दो लिए हैं, हो सकता है दो से अधिक तत्व या दो से अधिक यौगिक ले लिया गया हो और उसको आपस में क्या कर दिया गया हो, अभिक्रिया कर दिया गया हो। और अभिक्रिया करने के बाद अभिक्रिया जब हो जाएगा तो उसके बाद नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनेंगे, मतलब जो पहले जो पदार्थ रहेगा उससे बिल्कुल अलग पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना। तो सीधा सा हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात आता है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मान लीजिए कोई भी पदार्थ आपस में संयोग किया, मतलब अभिक्रिया किया, तो हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो देखिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो ये निम्न जो यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोग को, ये सारी घटनाएँ होती है। जैसे उसमें आपको क्या दिखेगा, अवस्था में परिवर्तन दिख सकता है। अवस्था कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कोई ठोस है तो हो सकता है वो अपना अवस्था चेंज किया हो। रंग में परिवर्तन आपको दिख सकता है या फिर गैस में परिवर्तन आपको दिख सकता है। तो ये सारी अगर परिवर्तन दिख रहा है और अगर तापमान में भी परिवर्तन होता है ना, एक और यहाँ पे लिखना चाहिए था, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, तो आपको ये दिखेगा, है ना। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और अगर ये सारी घटनाएं हो रही है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया बन रहा है। तो ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं। तो देखिए जब भी कोई क्वेश्चन को लिखिएगा ना आप, तो क्या करिएगा, सबसे पहले उसको समझाने के बाद एग्जाम्पल से ज़रूर समझाइएगा, तो इस तरह से अच्छा रहता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद चूँकि चैप्टर का नाम क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम लोगों ने समझ लिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। चलिए अब समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रासायनिक समीकरण, है ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं।
कहने का मतलब ये है कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब होगी, है ना, जब दो या दो से अधिक तत्व जो है या फिर दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिल करके जो है सो अभिक्रिया कर लेंगे, है ना, तो जो है सो नया पदार्थ बनेगा, नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनेगा। तो जो अभिक्रिया जो वहाँ पर जो होगी, उसी अभिक्रिया को जो हम लोग समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए अब ऐसा करने क्यों ज़रूरी है, तो देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ना, ताकि अब देखिए कहने का मतलब है जो अध्ययन होगा, अभी देखिए ना, आप देखिए खुद देखिए, यहाँ से लिखा हुआ इतना लंबा लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि नहीं। अगर इसी को हम सिर्फ एक लाइन में ऐसे लिख दें तो इसका मतलब भी यही हुआ, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसको मतलब सिंपल में व्यक्त करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि उसको जो है सो आसान बनाने के लिए, अभिक्रिया को आसानी से समझा जा सके, इसलिए जो है सो ऐसे लिखा जाता है। और इसमें ये भी पता रहता है ना, कि कौन कौन सा तत्व उसमें मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो देखिए हमने फर्स्ट जो अभिक्रिया लिया है ये है आपका संयोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो देखिए बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें से हम लोग अभी फर्स्ट स्टार्ट किए हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए बहुत ही आसान होता है, अगर आप नाम को समझ जाइएगा ना तो इसका क्या होने वाला है वो आप सब कुछ समझ जाइएगा। जैसे देखिए ना, संयोजन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना मतलब संयोग करना, मतलब आपस में संयोग करना। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कहने का मतलब ये है ना दोस्त, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके मतलब मिल करके अगर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वैसा अभिक्रिया जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए आप यहाँ से समझिए, बोलता है संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है ना। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल हमने लिया है। आप देख सक रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। देखिए हमने क्या किया, दो तत्वों को आपस में संयोग करा दिया, कार्बन और ऑक्सीजन को, देख रहे हैं आप, कार्बन और ऑक्सीजन को संयोग करा दिया और कराने के बाद क्या बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो इस तरह से यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि ये दोनों आपस में संयोग करके नया पदार्थ का निर्माण किया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसी को हम लोग जो है सो समीकरण के फॉर्म में लिखे हैं, C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, CO2। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या कर रहा है, संयोग हो करके नया पदार्थ बना रहा है ना, तो इसी को तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए आपको एक और चीज़ बता दें कि अभी इसमें जितना भी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें आप पहला लाइन तो लिख सकते हैं आराम से, जैसे कोई भी अभिक्रिया देगा, चाहे संयोजन दे, चाहे वियोजन, चाहे अपघटन, चाहे जो भी अभिक्रिया दे, सबसे पहला लाइन तो आप ये लिख सकते हैं। जैसे संयोजन बोला तो आप लिख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये सब अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सब प्रकार किसका है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का ही तो प्रकार है ना। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट लाइन तो ऐसा ही लिख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है ना। देखिए और एग्जाम्पल एक दे रखे हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, जल बनता है। जैसे H2 है, हाइड्रोजन और O2। देखिए ये सब हम बता चुके हैं, हाइड्रोजन को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को, वो सब हमने पहले ही बता दिया है कि केमिस्ट्री पढ़ने के पहले आप इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो H2+O2 क्या बना रहा है, H2O बना रहा है ना। तो यहाँ पे भी संयोग करके नया पदार्थ बना रहा है, तो इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए उम्मीद है कि आप संयोजन अभिक्रिया समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, वियोजन को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, है ना। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, वियोजन मतलब जिसमें वियोजित होकर, वियोजित होना मतलब टूटना, मतलब अपघटित होना, है ना। नाम में ही तो स्पष्ट है। मतलब इसमें क्या होगा कि कोई पदार्थ रहेगा,
है ना, जो क्या करेगा कि टूट करके यानी कि वियोजित होकर के नए पदार्थों का निर्माण करेगा। ठीक है ना, कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, है ना। अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, लिखा हुआ है क्या। वियोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आप देख पा रहे होंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास एक यौगिक लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म करते हैं ना तो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये हम लोग अभिक्रिया लिख दिए। अब इसी को समीकरण के फॉर्म में समझते हैं। जैसे CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने के बाद क्या हो रहा है, ये वियोजित हो रहा है मतलब अपघटित हो रहा है ना। और अपघटित होकर के CaO है ना प्लस CO2 बना रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये टूट करके यानी कि वियोजित हो करके दो या पदार्थों का निर्माण कर रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो यही तो है वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से आप समझिए। देखिए जैसे जल से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, क्या लिखा हुआ है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना है, ये गलत है। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि H2O रहेगा और ये क्या होगा कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा जो है सो प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने के बाद ये क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2 में वियोजित हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा, तभी तो ये वियोजन अभिक्रिया होगा ना। अब इसको संतुलित करेंगे। देखिए H2 अभी हम बताएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। कोई भी रासायनिक समीकरण को जो है ना संतुलित करना होता है, अभी हम समझाएंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2O जो है वो वियोजित हो जा रहा है, H2 और O2 में वियोजित हो रहा है मतलब अपघटित हो रहा है। तो ये आपका सही है, इधर ये ऐसा नहीं होगा। तो चलिए हम लोगों ने समझ लिया वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिए। विस्थापन मतलब होता है विस्थापित करना। विस्थापित मतलब क्या, जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए दो पदार्थ है, ठीक है, और दोनों पदार्थ क्या करेगा, दोनों पदार्थ में क्या होगा कि जो है सो जो पदार्थ अधिक अभिक्रियाशील वाला रहेगा वो क्या करेगा, जो दूसरा पदार्थ के साथ जो यौगिक का जो विलयन होगा ना उससे उसको विस्थापित कर देगा और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा, है ना। देखिए कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व, मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक के विलयन से, है ना, उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है और जो है सो उससे संयोग कर लेता है यानी कि उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, और है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए बहुत ही आसान है। अभी हम लोग इस विस्थापन अभिक्रिया को जब समीकरण के फॉर्म में समझेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका अब हम लोग समीकरण देखते हैं। समीकरण अब हम लोग इसका देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने समीकरण, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है Fe प्लस CuSO4। क्या दिख रहा है आपको, FeCuSO4, है ना, मतलब ये आयरन है और इसको हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट से। किससे, कॉपर सल्फेट से। तो क्या हुआ कि ये जो आयरन जो है ना कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ध्यान दीजिएगा, आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है ना। इसलिए क्या कर रहा है आयरन कि ये इसके पास जो कॉपर सल्फेट के पास जो सल्फेट है इससे ये सल्फेट को खुद ले लेगा, है ना, और आयरन सल्फेट बना दे रहा है और कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इसी को तो हम लोग उधर पढ़े थे ना अभी, कि मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व रहेगा तो क्या करेगा, वो कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को उसके यौगिक के विलयन से, ये जो यौगिक का विलयन है इससे क्या कर रहा है,
उसको विस्थापित कर दे रहा है और इसका स्थान खुद ले रहा है। देख रहे हैं आप, है ना। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जिंक आपके सामने दिख रहा होगा, Zn जिंक, है ना। जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ भी सेम है। जिंक क्या है कि कॉपर सल्फेट से अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या करेंगे, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो ये सल्फेट को ले लेगा, है ना, और कॉपर को विस्थापित कर देगा। बस इतना ही तो है। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा समझना है कि कौन कौन सा तत्व है जो कि अधिक अभिक्रियाशील होता है ना, और उससे कम अभिक्रियाशील वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आपको जो है सो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा, है ना। जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व है उसका हमने स्क्रीन पे दिखा रखा है, आप देख लीजिए कौन कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है और किस तरह से मतलब घटते हुए कर्व में दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया, वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं द्विविस्थापन। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयन या मूलक की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली इसमें क्या होता है कि दो यौगिक होता है, इसमें क्या होता है, दो यौगिक होता है, ठीक है। और ये दोनों यौगिक क्या करता है कि आपस में अपने आयन या फिर मूलक का अदला बदली करता है और फिर करके दो नया यौगिक का निर्माण कर देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन। तो देखिए आप एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत ही बेहतर तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। देखिए हमने एग्जाम्पल यहाँ ले रखा है, जैसे हमने लिया है AgNO3, हम लोग इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। देखिए ध्यान दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिए हैं और सोडियम क्लोराइड का विलयन लिए हैं। दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या कर रहा है, ये दोनों अपने आयन या मूलक का अदला बदली करेगा। जैसे Ag जो है ना वो Cl ले लेगा, ध्यान दीजिएगा, Ag जो है इसका Cl ले लेगा, है ना, और इसका जो नाइट्रिक है वो ये ले लेगा सोडियम। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे AgNO3 था, इसका NaCl ले करके AlCl बना दिया, है ना, सॉरी AgCl बना दिया, AgCl बना दिया। और फिर NaCl जो है ये अपना क्लोरीन इसको दे दिया था, इसका नाइट्रेट ले लिया, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हो क्या रहा है, दरअसल यहाँ पर जो है ना दोनों यौगिक जो है ना अपना आयन या मूलक का अदला बदली कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है, अपना आयन या मूलक का अदला बदली कर रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझिए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, दो विलयन हमने लिया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, दोनों को अभिक्रिया करवा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो अभिक्रिया कराने के बाद क्या हो रहा है कि दोनों अपना आयन और मूलक का अदला बदली करेगा, है ना। तो देखिए BaCl2 है, ये बना रहा है BaSO4, क्योंकि Ba जो था इसका सल्फेट ले लिया, है ना, और यहाँ पे NaCl है, इसका Cl को ये ले लिया, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब सिंपल सा बात ये है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयन या मूलक का अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है कि आपने समझा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान जैसे जब अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया के दौरान जो है क्या होगा, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। उत्पाद के साथ साथ क्या होगी, ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। उसी को तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो है सो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे जो है सो एक मेरा छूट रहा है जिसको देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अभिक्रिया जब भी होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो उसमें दो साइड होती है।
आप देखते होंगे बीच में पहले जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक भाग लेते हैं, है ना, उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में, उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, है ना। लेकिन जो अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ जो बनता है, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, है ना। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इधर जो दोनों भाग ले रहा है ना अभिक्रिया में, इसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे, और ये अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ जो बन रहा है, इसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए आप थोड़ा सा और भी समझिएगा कि हमेशा जो है ना अभिकारक में जो भी तत्व होंगे और उसका जो भी परमाणु संख्या होगा, उत्पाद में जो भी तत्व होंगे उसका जो परमाणु संख्या होगा, दोनों इक्वल होगा हमेशा। मतलब अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक जो भाग लिया, उसका जो भी परमाणु होगा वो उत्पाद में जितने तत्व या यौगिक है उसके परमाणु के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए हम लोग का एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो तत्व की उत्पत्ति की जा सकती है, यानी कि पदार्थ का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ का सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है ना। तो बस इसी के लिए जो है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो है सो जितना भी अभिकारक में जितना भी तत्वों का परमाणु रहता है ना, उत्पाद में भी उतने ही तत्वों का परमाणु को रखना होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं है बराबर तो हम लोग वैसा में क्या करते हैं, दोनों को संतुलित करते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं। इसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछ दे कि बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप वहाँ पर बताइएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार पदार्थ का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे, जो भी तत्व का जो परमाणु, जितना भी परमाणु भाग लेगा, उसमें अभिक्रिया के बाद जो भी उत्पाद बनेगा उसमें भी परमाणु की संख्या समान होगा। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों तरफ बैलेंस होगा। कभी कभी होता है क्या है कि बैलेंस नहीं रहता है तो आपको बैलेंस करना पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अब बैलेंस कैसे किया जाता है वो भी हम लोग समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण आप देख पा रहे हैं। इसके पहले अभी हम लोग अभिकारक देखा और फिर साथ ही साथ उत्पाद भी देखा। देखिए अभिकारक क्या बताए थे, वैसा मतलब कहने का मतलब वे तत्व या यौगिक या पदार्थ बोल सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जब अभिक्रिया हो जाती है, उसके बाद जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं उसी को हम लोग उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है ना। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी बताएं, है ना, कि जो अभिक्रिया में जो भाग लेगा, जो भी जितना भी तत्वों का परमाणु रहेगा, उत्पाद में उतना ही तत्वों का परमाणु होना चाहिए। तो बस इसी के रूल को फॉलो करने के लिए हम लोग समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, है ना। तो जब भी संतुलित करने के लिए समीकरण आएगा तो आप हमेशा उसको जो है सो संतुलित करिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे हमने लिया N2 + O2, ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, है ना, और ऊष्मा भी लिख लेगी, ठीक है, इस अभिक्रिया में। तो देखिए सॉरी ऊष्मा नहीं, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। सबसे पहले देखिएगा अभी क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं, ये आपका इधर देख रहे हैं हम लोग, ये जो अभिकारक है इसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है ना, बन रहा है बाद में। तो ये जो अभिकारक है इसमें देख रहे हैं हम लोग N2 क्या है, नाइट्रोजन 2 है, 2 परमाणु है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। लेकिन मेरा जब बन रहा है तो इधर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर इधर नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर भी ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, है ना, तभी तो ये संतुलित होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी संतुलित करना रहता है तो उसको हम लोग कोई भी नंबर जो जिससे संतुलित हो उसको हम लोग पहले लगाते हैं। अभी देखिए अब अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो अब ये दोनों तरफ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ,
नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2 और ये इसका भी 2 है, इसका भी 2 है ना, तो बैलेंस हो गया, है ना, आप समझे होंगे। जैसा और भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए H2 प्लस O2 बनाएगा H2O, यही बना रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब आप देखिएगा इधर मेरा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, लेकिन इधर 2 है क्या, नहीं है। तो अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया मेरा, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, जबकि इधर हाइड्रोजन क्या है, 2 ही है। तो ऐसा सिचुएशन में यहाँ भी 2 हम लोग लगा देंगे, है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, यहाँ से भी ऑक्सीजन 2। तो इस तरह से ये क्या हो गया, संतुलित हो गया समीकरण, ये क्या हो गया, संतुलित। तो कभी भी जब भी समीकरण आएगा तो आप उसको ऐसे ही संतुलित कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ऊष्मक्षेपी जब हम लोग समझ रहे थे तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था ऊष्मक्षेपी में, कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसी को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मीथेन को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देख सकते हैं आप, CH4 हमने लिया मीथेन, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, CO2 प्लस H2O बन रहा है, प्लस ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो देखिए ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसा होगा, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होगा ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल, कार्बन को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, C प्लस O2, CO2 प्लस ऊष्मा बना रहे हैं ना। इसी तरह से बिना बुझा हुआ चूना को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है कि नहीं। तो ये भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भी सूत्र लिखा हुआ है, CaO मतलब क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है, H2O जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, है ना। तो अभिक्रिया कराने के दौरान ये क्या हो रहा है कि जो है सो CaOH2 बन रहा है प्लस ऊष्मा बन रहा है, ठीक है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए ऊष्मक्षेपी का ही जस्ट अपोजिट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए इसको समझते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ऊष्माशोषी नाम से ही स्पष्ट है कि कोई ऐसा अभिक्रिया होगा जिसमें ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ऊष्मक्षेपी में क्या था कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रहा था ऊष्मक्षेपी में, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो है सो ऊष्मा का शोषण होगा। जैसे देख सकते हैं आप, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, N2 प्लस O2 नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो NO बनता है और माइनस ऊष्मा होता है। क्या होती है, माइनस ऊष्मा होती है, ठीक है। तो आप देख सक रहे हैं। इसी तरह से अवक्षेपण अभिक्रिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अवक्षेपण अभिक्रिया, देखिए बहुत ही आसान है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। सिंपल सा, मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल से Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कराएंगे जब, तो बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस NaCl बनेगा। ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये दरअसल अवक्षेप है ना, अवक्षेप है, इसीलिए इसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल, PbNO3 है ना, लेड नाइट्रस ऑक्साइड, Pb हम लोग बोलते हैं सीसा को, ठीक है। लेड नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है और लेड आयोडाइड बन रहा है ना। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये आई लिखा हुआ है। तो ये मेरा जो है अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट जो बन रहा है ये क्या है, अवक्षेप है, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं उपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा तो उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu प्लस O2, इसमें क्या हो रहा है, Cu प्लस O2 ऑक्सीजन का योग होकर के CuO बन रहा है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। एक और एग्जांपल देखिए, H2 प्लस O2, इसमें भी ऑक्सीजन का योग होगा, H2O बनाएगा। तो मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, है ना। अब इसके बाद आता है, इसी का जस्ट अपोजिट, उपचयन का अपोजिट है अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है।
अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन में ऑक्सीजन का योग हो रहा था और अपचयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। जैसे ZnO प्लस C क्या बना रहा है, Zn प्लस Cu हो रहा है ना। ZnO के साथ पहले ऑक्सीजन था कि नहीं था, अब ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है ना। देखिए Zn बेचारा अलग हो गया है ना, इसके साथ ये हो गया, चल गया, तो इससे ह्रास हो रहा है ना। तो इसी को बोलेंगे अपचयन। यहाँ भी देखिए CuO इसके साथ ऑक्सीजन है प्लस H2 से जब अभिक्रिया करता है तो H2O बन जाता है Cu, मतलब Cu के साथ पहले ऑक्सीजन था लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होगा और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होगा। अब बात आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है। जब ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है ना तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। सिंपल सा उपचयन अभिक्रिया और जब अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ घटित होती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और वैसे भी हमेशा एक साथ तो घटित होना ही है। क्यों? क्योंकि अगर किसी में ऑक्सीजन का योग होगा तो वो कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन किसी से ह्रास हुआ रहेगा तभी तो आएगा, है ना। इसी तरह इसमें भी देखिए अगर इसमें किसी से ह्रास हो रहा है तो ये किसी न किसी में तो जाकर के योग होगा ही, है ना। तो मतलब जब ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि कह सकते हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो इसी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है आपका। यहाँ पे देखिए CuO दे रखा है ना, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है Cu प्लस H2O। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है सो ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ पहले ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ जब जा रहा है हाइड्रोजन तो इसके साथ ऑक्सीजन योग हो गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग। इसी को तो बोलते हैं उपचयन, है ना। उपचयन अभिक्रिया हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है हाइड्रोजन में। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, CuO के साथ पहले ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन पहले था अभी नहीं रहा, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसको अपचयन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के जब ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इसी को लिखा हुआ है हिंदी की फॉर्म में, आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने सीखा जो है सो। अब हम लोग इस चैप्टर का जो है सो अभ्यास करेंगे। ये आपका चैप्टर का बीच का सारा फैक्ट था। तो देखिए दोस्त, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने समझा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है ये हम लोगों ने समझा, और कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही, इसमें भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने सीखा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, रासायनिक समीकरण क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं इसको हम लोगों ने समझा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको हम लोगों ने समझा और संतुलित करने के लिए भी सीखा। उसके बाद हम लोगों ने विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को सीखा, जिसमें हम लोग सीखे फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया। हम लोग पढ़े थे कि संयोजन और वियोजन दोनों अपोजिट था। संयोजन में संयोग होकर के नया पदार्थ बन रहा था, वियोजन में टूट करके नया पदार्थ बन रहा था, है ना। उसके बाद पढ़े हम लोगों ने पढ़ा जो है सो, क्या पढ़े हम लोग, संयोजन वियोजन के बाद विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हम लोगों ने सीख लिया, साथ ही साथ उष्मा शोषी अभिक्रिया भी सीखा, है ना। और उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, तो इन सारे अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे फिर करके देख सकते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और हाँ, आपको जो तत्व और जो अनुसूत्र याद करने के लिए बोला गया है आप उसको याद रखिएगा तो आपको बेहतर तरीक़ा से और भी समझ में आएगा, है ना। तो अब हम लोग करेंगे अभ्यास का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का अभ्यास देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स सभी को। और हाँ दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है सो हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी को।